Yes, yes. Hi. Good morning everyone. Yeah, good morning Lekika. Good morning. ओके सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सेक्शन वाइज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है और हम लोग सेक्शन वाइज उसको पढ़ेंगे। जैसे हमने पूरा एक कंप्लीट एनाटॉमी हमने देखा था, है ना, पूरा टोटल यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब सब कनेक्ट करके एक साथ देखा था, राइट। आज हम लोग उसके अलग अलग टुकड़े करके और अलग अलग चीज अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सेगमेंट वाइज। तो पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया और बल्बा, और उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनल जेनिटेलिया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन इंटरनल एनाटॉमी। आई मीन इंटरनली हम क्या क्या होता है, किस कैविटी में होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर। तो हमने पढ़ा था कि आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्लाइटोरिस होते हैं, मॉन्स पिबुस होते हैं। हमने इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था। लबिया मेजोरा होते हैं, लबिया माइनोरा होते हैं, उसके बाद आपको यूरेथ्रा होते हैं, वजाइना होते हैं, यूरेथ्रल ओराफाइस, वजाइनल ओराफाइस, उसके बाद एनस होता है, राइट। मॉन्स प्यूबिस और बाकी रीजन्स पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से हमने पूछा था कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे प्यूबिस हेयर नहीं होते हैं। आपने आंसर दिया लेबिया मेजोरा, लेकिन आंसर होगा लेबिया माइनोरा, क्योंकि और कुछ लोग लेबिया माइनोरा भी बोले थे और उनके लिए तालियां, क्योंकि लेबिया माइनोरा इज द राइट आंसर। लेबिया माइनोरा ही एक ऐसा रीजन होता है, आपके जो भी ऑप्शन दिया था उसमें, जो कि प्यूबिस हेयर्स वहां पे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। पॉन्स प्यूबिस पूरा होंगे प्यूबिक हेयर्स, लेबिया मेजोरा पे होंगे, लेकिन लेबिया माइनोरा पे प्यूबिस हेयर्स नहीं होते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने देखा वेस्टिब्यूल्स होते हैं, फिर हमने देखा दो ग्लैंड होता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड होते हैं, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरनली हमने क्या देखा कि वजाइना होता है, वजाइना के बाद सर्विक्स होते हैं, उसके बाद यूट्रस होता है कंप्लीटली बॉल लाइक स्ट्रक्चर, हमने ऐसा करके देखा था। उसके बाद उस बॉल से दोनों तरफ से आपको क्या निकलते हैं, ओविडक्ट निकलते हैं, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे बनाते हैं दोनों तरफ, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के नीचे ओवरी प्रेजेंट होंगे, है ना। और ओवरी देखा था हमने कि एक लिगामेंट से कनेक्ट होता है। फिर हमने देखा था कि उसका जो पूरा सेटअप है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से दोनों तरफ, ये भी ओवरी से कनेक्टेड रहता है ब्रॉड लिगामेंट से, हमने क्लियरली देख लिया। उसके बाद हमने देखा ये जो आपको ओविडक्ट होते हैं, इस ओविडक्ट के अलग अलग सेगमेंट का क्या नाम है ना। ये जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम फिम्ब्रिया कहेंगे। उसके बाद ये जो रीजन है, हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम। उसके बाद ये जो बेंड है यहाँ पे, ये हम क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आया है, मतलब ऐसे अगर इनफंडिबुलम अगर ऐसे ओविडक्ट है, तो ये क्या है, फिम्ब्रिया है, ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, और यहां से आने वाले क्या है, ये इस्थमस है। तो हमने ये भी देखा था कि दोनों तरफ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर में क्या है, सेंटर में है आपका यूट्रस, क्लियरली हमने देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा, यूट्रस का अलग अलग लेयर्स देखे कि यूट्रस में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, यूट्राइन कैविटी, सॉरी यूट्राइन कैविटी का जो वॉल सराउंडेड है उसमें कौन कौन से होते हैं, राइट। हमने 3 लेयर देखा था, अंदर से बाहर की तरफ जाए तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर एंडोमेट्रियम में भी हमने 3 से अलग अलग नाम देखे, और उस नाम को हमने आपसे पूछा था कि उसका क्या कहते हैं। एक पार्ट हमने बताया था, लास्ट पार्ट एंडोमेट्रियम का जो पीछे वाला रीजन है स्ट्रेटम बेसालिस, लेकिन बाकी 2 रीजन हमने नहीं बताया था कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है। हमने आपसे कहा था कि होमवर्क में हमें सबमिट करिएगा, लेकिन किसी ने सबमिट नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग होमवर्क आप लोगों को मिला था, आप लोगों ने किया है तो बहुत बढ़िया। या लेखिका आप बताई थी, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आज देखेंगे सेगमेंट वाइज, या करेक्ट, शुरू करते हैं सेगमेंट वाइज एनाटॉमी। पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग ओवरी से शुरू करते हैं, राइट। पहले जब हम इस तरह से देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर, तो नीचे पहले ओवरी आता है, ओवरी देखेंगे, फिर फिम्ब्रिया देखेंगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, देन यूट्रस पे आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ओवरी देखते हैं, ओवरी से स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं ओवरी का, ठीक है। चलिए ओवरी, ओवरी क्या है, ओवरी एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है ये ओवरी, जो कि कई सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। ओवरी हमारे बॉडी के पेल्विक रीजन में, एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है।
ये almond शेप ऑर्गन होता है, ठीक है, almond शेप ऑर्गन होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका क्या है, almond शेप, almond शेप्ड ऑर्गन, almond शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। आलमंड मतलब आप सब लोग समझते होंगे ना आलमंड क्या है। आलमंड का मतलब होता है बादाम, आपने खाया होगा, मोटा वाला बादाम, छोटा वाला मूंगफली वाला बादाम नहीं, मोटा बादाम जो कि बहुत गर्म होता है और दूध में मिलाकर खाने से ताकत मिलती है। बहुत सारे उसमें ऑयल्स भी होते हैं, कई सारे उसमें एक्टिविटी ओमेगा फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो आपको वैसा शेप का ये आलमंड होता है। अच्छा, आलमंड खाने से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आलमंड खाने से याददाश्त बढ़ता है, लोग कहते हैं, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है, अब आप लोग खाए हैं, कितना याददाश्त है कितना नहीं आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने से याददाश्त रुकता है, याददाश्त बढ़ना और याददाश्त रुकने में अंतर है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा पेपर्स को, और एग्जाम्स को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस को लेकर कोई टेंशन कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए आप पहले से ही तैयार है, तभी आप डॉक्टर बनने के लिए आगे आते हैं। तो अगर डॉक्टर बनना है, हाँ हाँ, सही है सही है सही है, ओके। एनीवेज, मूंगफली और हम लोग आलमंड में और पीनट में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमसे ज्यादा इंग्लिश आप लोग जानते हैं, सो समझ लीजिए उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश का नाम क्या होगा, पीनट होगा, आलमंड होगा, क्या होगा, राइट। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, सिलेबस। तो सिलेबस लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि क्या है, कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिलेबस देखकर कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना लेंथी सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करें। भैया, जब डॉक्टर बनने के लिए आप अपना स्टेप ले चुके हैं, तो उस डॉक्टर बनने के लिए आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। एमबीबीएस से कॉलेज में जाइएगा तो ग्रेज एनाटॉमी, इतना मोटा ग्रेज एनाटॉमी का बुक एक साल में पढ़ना होगा। कैसे पढ़िएगा आप इतना लेंथी चीज, पूरा याद नहीं करना है, लेकिन कंप्लीटली एक बार तो पूरे बुक को एक बार तो देख लेना है, पढ़ लेना है। तो ऐसे में आप लोग एमबीबीएस का 5-5.5 साल इतना सारा आपको पढ़ना होगा कि आप लोग की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। तो वहां पे कैसे पढ़ेंगे आप लोग, तो अभी से उसका प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, है ना। जब डॉक्टर बनने के लिए आप आगे आ चुके हैं, तो उस चीज को आप अपने अंदर समझ लीजिए कि हम मेडिकल कॉलेज में ही है और बहुत ज्यादा हमें पढ़ना ही है, ठीक है। पढ़ने के लिए ही आप यहाँ पे आए, तो पढ़िए कंप्लीट, मतलब पढ़ना है, लेकिन हार्डवर्क नहीं करना है। इतना लेंथी सिलेबस, इतना सब कुछ रट लेना है, नहीं समझना, क्योंकि नीट निकालने के लिए हमें हार्डवर्क तो चाहिए ही, हार्डवर्क चाहिए, लेकिन हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। हमें क्या पढ़ेंगे तो ज्यादा स्कोर करेंगे, इतना, क्योंकि लेंथी सिलेबस सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, पूरे इंडिया में है, ठीक है, सब लोगों के लिए है। तो क्या करना है, उसको स्ट्रैटेजी बनाना है, देख के घबरा नहीं जाना है, देख के फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है। उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। कल ही आ गया, परसों आ गया, परसों डाल दिया, करिकुलम आ गया था, कल सब लोगों को सर्कुलेट हो गया, तो कल देखते ही कई सारे लोगों ने इतना ज्यादा स्टेटस लगाया, कई सारे मीम्स बने इस पे। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है वो सिलेबस, उस सिलेबस को देख लिया आपने, बस दिमाग में आ गया, अब उसको उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इतना टाइम मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजीज बने। तो ये सब चीजें होती है, और वो सब चीजें आप लोगों को प्लान करना है। जब अखाड़े में उतर ही गए हैं तो लड़ने से क्या डरना, है ना। और सीबीएसई को या एनसीईआरटी को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मेहनत करिए। चलिए, आलमंड शेप्ड ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन कहां पे प्रेजेंट होता है, ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल या पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। ये ओवरी आपको ग्रेइश कलर का अपीयरेंस देता है, ठीक है, पिंकिश कलर, ग्रेइश पिंक कलर का ये अपीयरेंस देता है। कारण क्या है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो आपका ओवरी है, ये कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है। तो एब्डोमिनल का जो लेयर है, जो आउटर एब्डोमिनल लेयर है, फॉर एग्जांपल आपका ये है एब्डोमेन, है ना, ये जिनके मतलब बेली फैट ज्यादा होते तो उसके एब्डोमेन ऐसे ही होते। ये जो हमारे एब्डोमेन है, इसके जो वॉल है, ठीक है, इसके वॉल से जुड़ा रहता है, मान के चलिए यहाँ पे अच्छा, ये आपको ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ओवरी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसके साथ ये जो लेयर है, इसके साथ ये कैसे भी जुड़ा होगा, किससे से जुड़ा होगा, लिगामेंट से जुड़ा होगा। तो ये दोनों तरफ वॉल से ये किससे जुड़ा रहता है, लिगामेंट से जुड़ा रहता है, ठीक है। इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के साथ, ये एब्डोमिनल कैविटी के मेम्ब्रेन के साथ ये लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हमारे जो ओवरी होते हैं, ये आपको
क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये ओवरी आलमंड शेप के होते हैं और ये कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ओवा यानी ओवम, इसको ये प्रोड्यूस करते हैं। स्टीरॉयडल हार्मोन्स में क्या क्या आएगा? स्टीरॉयडल हार्मोन छोड़िए, बेसिकली हमें पता है कि इसमें से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन इसमें से रिलीज होते हैं? पहला हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, है ना, ईस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों आपको ओवरी से ही रिलीज होते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ओवरी से ही रिलीज होते हैं, हमें पता है। ये ईस्ट्रोजन कब प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन कब प्रोड्यूस होता है, ये हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे गैमेटोजेनेसिस के वक्त। ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड from in the under the influence of your pituitary gland. Similarly progesterone is also produced under the influence of your pituitary gland. ठीक है, अब ये एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, ये सब चीजें हम लोग जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। ओवरी, मेन मुद्दे पर आते हैं। ओवरी को हम यहाँ पे डायग्राम एक छोटा सा ओवरी का बना देते हैं और बाकी सारी चीजें यहाँ पे हम आपको लेबल करा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओवरी का डायग्राम, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, तो ये जो है क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर और एनाटॉमी इसका देख लीजिए। राइट, चलिए, तो ये आपका क्या है? ये आपका ओवरी है। ठीक है, क्या है? ये आपका ओवरी है। क्लियर है? अब्रप्टली हमने बनाया, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग ऐसा ही ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। ये बेंड क्यों है, ये सब चीजें बिकॉज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट की वजह से ये होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन क्या है? ये इस रीजन को जहां से एंटर होने वाला है, ठीक है, यहीं से सब कुछ एंटर होने वाला है। क्या क्या एंटर होगा? तो यहाँ से नर्व्स एंटर होंगे, जो कि ऑब्वियसली आपको इतने नर्व्स बड़े नहीं होते, नर्व सेल आपको दिखाई देंगे। एनीवेज, हम यहाँ पे देखते हैं लिम्फेटिक डक्ट भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? लिम्फेटिक डक्ट भी होंगे। यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स भी होंगे, है ना, यहाँ पे क्या होंगे? ब्लड वेसल्स भी होंगे, आर्टरीज, यहाँ पे वेन्स भी होंगे, नर्व एंडिंग भी इसके अंदर एंटर करते हैं, है ना, इससे नर्व एंडिंग भी एंटर करते हैं। तो ये रीजन जहां से सब कुछ एंटर करता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को हम कहते हैं हाइलम। इस रीजन को कहते हैं हाइलम। ठीक है, क्या कहते हैं इस रीजन को? इस रीजन को हम लोग कहते हैं हाइलम। क्लियर है? क्लियर हो गया? इस रीजन को हम क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। ऑल राइट, हम इस मीटिंग को क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं, है ना। फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस वी आर लॉकिंग द मीटिंग। चलिए, अब कोई एंट्री नहीं मार सकता है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। हाइलम हो गया। नाउ ये जो रीजन है, इस रीजन, ये जो ओवरीज का लेयर्स कौन कौन से, कितने लेयर्स होते हैं? तो बेसिकली इसका 2 लेयर होता है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ओवरी होता है ये आपको कैसे सस्पेंड होता है कैविटी में? तो पेरिटोनियम, आपका जो पेरिटोनियम होता है, हाईली फोल्डेड पेरिटोनियम, उस पेरिटोनियम के वजह से, पेरिटोनियम के द्वारा ही ये आपको कैविटी में सस्पेंड होता है और आपको पेल्विक कैविटी में सस्पेंडेड रहता है इसी पेरिटोनियम के वजह से, और होल्ड रखता है इसका। तो ये पेरिटोनियम है और ये इसी पेरिटोनियम के थ्रू आपको कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से ये आते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड होते हैं। चलिए, इसके आउटर रीजन को हम क्या कहते हैं? ओवरी का जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ओवरी का जो आउटर मोस्ट रीजन है उसको हम कहते हैं व्हाट? कम ऑन टेल मी। जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी के आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे? जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो आपको जर्मिनल एपिथेलियम है। उसके बाद जो अंदर में ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है? अंदर में जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो इनर मोस्ट लेयर है। अंदर में जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है? दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। और इसका नाम क्या है? टेल मी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनर मोस्ट लेयर? ये आपको इनर मोस्ट लेयर है जो हमने ब्लू कलर से यहाँ पे बनाया है ना, इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर ओवरी। राइट, चलिए इसका नाम क्या है?
तो हम यहाँ पे तीनों का लेबल कर देते हैं तीनों को। पहला, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका, व्हाट इज दिस? जर्मिनल एपिथीलियम, आउटर लेयर है ना, जर्मिनल एपिथीलियम। तो ये जर्मिनल एपिथीलियम है, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से पूरा फॉलिकल जर्म सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जर्मिनल एपिथीलियम ये है, आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से इसका हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, इसके नेमिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। जर्मिनल एपिथीलियम। उसके बाद ये क्या है? ये है आपका सेकेंड लेयर, आई मीन सेकेंड लेयर बोल रहे हैं, ये पेरिटोनियम है जिससे ये सस्पेंडेड रहता है, पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद थर्ड, ये जो इनर मोस्ट, बेसिकली ये दो ही लेयर होते हैं, तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, इनर मोस्ट लेयर क्या है? इनर मोस्ट लेयर नेम इज ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। चलिए, तो ये हमने देखा दो लेयर है, तो ओवरी के दो लेयर है, एक है जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। और ये है पेरिटोनियम जिसके थ्रू आपको ये ओवरी आपको एब्डोमिनल कैविटी से सस्पेंड होकर आपको ये एक कैविटी में सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। तो ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दो रीजन। उसके बाद ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कंप्लीटली स्ट्रोमा। कहीं भी आपने देखा होगा कि एक सेल भी होता है, तो सेल के अंदर वाले जो पूरा मटेरियल है सबको मिलाकर स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। तो ये क्या है? ये कंप्लीटली ये है स्ट्रोमा। लेकिन स्ट्रोमा में भी दो डिवीजन है, एक डिवीजन है आउटर रीजन और एक डिवीजन है इनर रीजन। तो आउटर रीजन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ये है आपका कॉर्टेक्स रीजन और ये है आपका मेडुला रीजन। तो हम इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये आपको क्या है? ये आपको मेडुला रीजन है, ये क्या है? मेडुला, और ये पूरा कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर चाहे तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मेडुला रीजन है और ये कॉर्टेक्स रीजन, राइट। हम यहाँ पे ऐसे ब्लैक से तो मार्क किए हैं, लेकिन ऐसा लेबल होता नहीं है क्योंकि दोनों में डिवीजन कोई नहीं होता है, ऐसे ही मिडिल और कॉर्टेक्स में होते हैं। आपका जो कॉर्टेक्स रीजन है ना, कॉर्टेक्स रीजन है, तो मेडुला रीजन में ही आपको सारे ये ब्लड वेसल्स, बाकी सारे नर्व एंडिंग्स और सब कुछ आते हैं हाइलम के थ्रू। ये जो कॉर्टेक्स रीजन है वहीं पे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, कहां से शुरू होते हैं? तो ये शुरू होते हैं आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही आपको ये फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाता है। आपको पता होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे जब हम बच्चे होते हैं, पैदा होने से पहले जब शुरू होता है, तो आपको पहले क्या प्रोड्यूस होता है? पहले ओवरी, छोटा सा ओवरी वहां पे बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी। वहां से क्या होते हैं? बहुत सारे वहां पे फॉलिकल्स जो डेवलप होना शुरू होते हैं, फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं। जब फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं तो पहले माइटोसिस होता है, हम लोग गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे ये चीजें। पहले माइटोसिस होता है, आपको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है, उस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से ही आपको ये पूरा फॉलिकल्स डेवलप होता है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से पहले आपको वहां पे माइटोसिस होगा, फिर माइटोसिस के बाद मियोसिस होंगे, मियोसिस 1, और वो मियोसिस 1 के एक पर्टिकुलर स्टेज पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज पर उसको क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटिंग स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है। तो जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर अरेस्ट होता है, मतलब अरेस्ट का मतलब होता है कि वो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगा, वो बीच में ही रुक जाएगा, ठीक है। तो वो अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद क्या होता है? वो अब बेबी बर्थ लेता है, बर्थ के वक्त भी अरेस्टेड ही रहता है, वो मूव करता है, बेबी जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ, 7, 8, 9 ईयर तक पहुंचता है। तो 9-10 ईयर्स में प्यूबर्टी शुरू होती है। तो प्यूबर्टी जब एक बार स्ट्राइक करता है उस बेबी को, तो प्यूबर्टी स्ट्राइक करते ही आपको जो अरेस्टेड स्टेज में रहता है वो अब रिलीज हो जाता है, वो जेल से छूट जाता है और वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने लगते हैं, बिकॉज प्यूबर्टी के स्टेज पर आपको एफएसएच और एलएच जो है वो शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा, ये अरेस्टेड स्टेज से रिलीज हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होंगे कि एफएसएच आएंगे, ठीक है। एफएसएच आकर इसका और डेवलपमेंट करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल्स को और स्टिमुलेट करके और ग्रोथ देगा, राइट। तो एक बार में यहाँ पे, एक बार में, सो यहाँ पे हमें क्या है? शुरू में हमें अरेस्टेड क्या है? अरेस्टेड सेल है, ठीक है, अरेस्टेड सेल है।
प्राइमोर्डियल जर्म सेल अरेस्टेड सेल, अब ये डेवलप होगा, अब यहीं पे डेवलप होगा, पूरा कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। तो ये आपको डेवलप होकर हम इसका कंप्लीट डेवलपमेंट गैमेटोजेनेसिस में बताएंगे, ठीक है। इसके आउटर पोर्शन में आपको फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होंगे, फिर उसके बाद एफएसएच जब आएगा तो ये क्या होंगे, एफएसएच जब आएंगे तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे कई सारे लेयर्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेंगे, कई सारे लेयर्स बनेंगे, उसके बाद ये और ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। डेवलप होकर आपको इसमें क्या बनेंगे, ये प्राइमरी तो बना, प्राइमरी से सेकेंडरी जर्म सेल बनेगा, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, राइट। तो ये ग्राफियन फॉलिकल बनते बनते क्या हो जाते हैं, मान के चलिए यहाँ पे वो ग्राफियन फॉलिकल्स बन चुका है, मतलब कई सारा यहाँ पे लेयर्स, यहाँ पे कई सारे लेयर्स हैं, है ना, कई सारे लेयर्स हैं। उसके बाद अंदर में ओवम है, उसके आउटर पोर्शन में आपको जोना, इसके आउटर पोर्शन में जोना पेलुसिडा है, इसका आउटर पोर्शन में जोना पेलुसिडा है, राइट, जोना पेलुसिडा में प्रेजेंट है। तो ये ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, राइट। अब ये ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, ब्लास्ट, मतलब ये आपको वॉल ब्रेक होता है, रप्चर होता है और ये रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद ये डिजेनरेट होने लगते हैं, है ना, डिजेनरेट होने लगते हैं, तो ये कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, ये सारा डेवलपमेंट कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है, क्लियर है। तो इसके कई सेक्शन है, बेसिकली चार हम इसका रीजन बोल सकते हैं। पहला रीजन है जर्मिनल एपिथेलियम, इसका आउटरमोस्ट लेयर, दूसरा रीजन है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनरमोस्ट लेयर, थर्ड इज योर कॉर्टेक्स, ये क्या है, दिस इज योर ओवरियन कॉर्टेक्स, ओवरियन कॉर्टेक्स, और दिस इज योर ओवरियन मेडुला, ओवरियन मेडुला, ठीक है। एंड दिस इज योर हाइलम रीजन, यस हाइलम, क्लियर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अलग अलग इसके डेवलपमेंट, अलग अलग इसके स्टेजेस है और इसके डेवलपमेंट है। सो दिस इज अबाउट योर ओवरी, राइट। ओवरी के और भी कुछ हम मेजरमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, इसका कुछ कलर देख लेते हैं। तो ओवरी जो होता है, क्या होता है, इसका जो आउटर मोस्ट रीजन है जर्मिनल एपिथेलियम, इसके ये ग्रेइश कलर का होता है, इसीलिए ये ओवरी को ग्रेइश अपीयरेंस देता है। लेकिन आपके बुक में ग्रेइश पिंक कलर का दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेइश अपीयरेंस देता है जर्मिनल एपिथेलियम, सो ये ग्रेइश पिंक कलर का होता है। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा कलर का होता है, ग्रेइश पिंक कलर, ठीक है। ये क्या होता है, कौन सा कलर का होता है, ग्रेइश पिंक कलर का होता है। हमें पता ही है कि आलमंड शेप का होता है, और ये आपको एब्डोमेन के लेटरल वॉल से कनेक्टेड रहता है, पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इसके एब्डोमिनल कैविटी के दोनों लेटरल जो साइड वॉल्स होते हैं उसके साथ ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तो इसका ओवरी का लेंथ क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसका लेंथ कितना होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर का होता है। ऑल राइट, उसके बाद इसका विड्थ कितना होता है, विड्थ होता है 1.5 सेंटीमीटर इन विड्थ, इसका विड्थ कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर होता है। उसका थिकनेस, इसका ओवरी का जो मोटापा होता है, थिकनेस होता है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस, ठीक है। थिकनेस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। चलिए, तो ये पेरिटोनियम जो सस्पेंडेड है, तो इसको हम कहते हैं मिसोवेरियम, इसको हम कहते हैं मिसोवेरियम, भूलना नहीं कभी, मिसोवेरियम, ठीक है। मिसो मींस मिडल, ठीक है, ओवरी के लेयर्स के मिडल में ये है, तो इसीलिए मिसोवेरियम। तो ये कुछ कुछ ऐसे ही चीजें हैं। उसके बाद आपको अगर बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम आउटरमोस्ट लेयर हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनरमोस्ट लेयर हो गया, कॉर्टेक्स और मेडुला इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलिए, बाकी सब डिटेल्स ऑफ फॉलिकल्स हम जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे तब आपको हम बाकी सारे डिटेल्स देंगे फॉलिकल्स के बारे में। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट योर ओवरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे फिम्ब्रिया के फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड देते हैं टाइमिंग, इसके बाद एरेज कर देंगे। ऑल राइट,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, हम फैलोपियन ट्यूब को कई सारे नामों से जानते हैं। ओविडक्ट, ओविडक्ट भी इसका एक और नाम, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम इसको यूट्रस से निकलने वाला होता है तो इसीलिए हम इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, यूटराइन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब हम इसको कहते हैं। तो ओविडक्ट हम क्यों कहते हैं आपको पता ही है, ओवम का एक डक्ट है इसीलिए हम इसको ओविडक्ट कहते हैं। तो ओविडक्ट के सेगमेंट्स क्या है, तो ओविडक्ट का लेयर क्या है, तो पहला, ये आपको पहला लेयर है, पहला पार्ट है आपका फिम्ब्रिया। पहला पार्ट क्या है, फिम्ब्रिया, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, फिम्ब्रिया। ये जो आपका फिम्ब्रिया है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिम्ब्रिया का जो फिंगर्स होते हैं ये एक दूसरे से बड़े होते हैं, ठीक है। पहला छोटा है, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद ये भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, ऐसे करके एक दूसरे से ये लेंथ में ग्रो होते जाते हैं साइडवर्ड। तो ये इसको हम कहते हैं फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम, और फिर आएगा एम्पुला, फिर आएगा एम्बुला, और उसके बाद ये आपको है इस्थमस। ये क्या है, ये है आपका इस्थमस। तो ये कुछ सेगमेंट है, कुछ अलग अलग पोर्शन है। नाउ दिस इज कॉल्ड फिम्ब्रिया, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, दिस इज योर एम्पुला, सोल एंड रीजन, दिस इज योर इस्थमस। हम क्यों बार बार एक ही चीज को बताते हैं, है ना, ऑलरेडी तो बता ही चुके हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ इसका नाम अभी तक जितना देखा है वो बस उतना ही देखा था। इसके बाद हम लोग मेन तो पढ़ने वाले हैं। इसको अगर हम ऐसे सेगमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे हम इसको सेगमेंट करते हैं, और सेगमेंट करके हम इसको काट देते हैं बीच से, तो काटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, ट्यूब इस तरह से दिखेगा। तो ये हमने सेगमेंट किया तो कुछ इस तरह से दिखा। इस सेगमेंट को हम बाहर निकालकर अब इसको इस एंगल से, जैसे ऐसे है हमने सेगमेंट किया, हम इस एंगल से देखेंगे, ठीक है, फ्रंट पोर्शन में देखेंगे। तो इसका जो लेयर्स होते हैं, कई सारे इसके लेयर्स होते हैं। पहला आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है इस पूरे ट्यूब का हम बता रहे हैं, ठीक है। पूरे ट्यूब का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो अच्छा, इनर मोस्ट लेयर से जाएंगे तो हमें लगता है कि इजी होगा अंडरस्टैंड करने, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर, तो जो मेजर इनर मोस्ट लेयर होता है वो एपिथेलियल सेल्स होता है, और वो एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सेक्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। ये क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये एपिथेलियल सेल है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी आपको सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो दिस इज एपिथेलियल लेयर, दिस इज योर इनर मोस्ट एपिथेलियल layer, which we can say mucosal layer, number one, first layer, which secretes mucus, क्यों म्यूकस सेक्रेट करना जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है। ये हमारे म्यूकस यहाँ पे सेक्रेट रहेगा, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा मूवमेंट में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यहाँ पे ओवरियन ओवा का मूवमेंट होगा, कई सारे यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस फिंगर प्रोजेक्शन ये सारी चीजें हो पाती है, और म्यूकस सेक्रेशन यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है। और यस ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में कोई भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो ड्राई हो, क्योंकि जहां पे ड्राई एरिया होने लगते हैं, यानी म्यूकस नहीं रहता है या वाटरी या फ्लूइड सब्सटेंस नहीं रहते हैं, वहां पे आपको वाटर लॉस होने लगता है। वहां पे क्या होने लगता है, वाटर लॉस होने लगता है। जब वाटर लॉस होने लगता है, सेल मर सकता है। तो इसीलिए वहां पे वो वेट रीजन होना जरूरी है, फ्लूइड या म्यूकस का होना बहुत जरूरी है। तो ये म्यूकोसल लेयर है, म्यूकस सेक्रेट करता है, ठीक है। हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसका जो मिडिल लेयर है, ठीक है, इसके बाद वाला लेयर मिडिल लेयर है। और ये जो हमारा मिडिल लेयर है, ये कौन सा लेयर है, ये है मस्कुलर लेयर। क्या है, ये आपका मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर इज अ मस्कुलर लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर क्या है, मिडिल लेयर इज अ मस्कुलर लेयर। क्यों मस्कुलर लेयर की क्या जरूरत है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मस्कुलर लेयर की जरूरत है। चलिए, तो मस्कुलर लेयर के बाद हम क्या जरूरत है हम ये भी बताएंगे। मस्कुलर लेयर, उसके बाद आता है आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद क्या आता है आउटर मोस्ट लेयर, और ये लेयर है सिरोसा लेयर। ये क्या है, इसको हम कहते हैं सिरोसा लेयर, सीरस लेयर,
ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? दिस इज योर सिरोसा लेयर, दिस इज योर मस्कुलर लेयर, ये क्या है? मस्कुलर लेयर, एंड दिस इज योर म्यूकस लेयर, राइट। यहां पे जो म्यूकस लेयर है ये किस चीज से बना है? तो ये बना है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले सेल से, यानी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल से। सीलिएटेड एपिथेलियल, क्यों हम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं, क्यों हम बहुत इसको हम फोकस करके हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से इसका मेन इंपॉर्टेंस इससे जुड़ा हुआ है, इसी फिंगर से जुड़ा हुआ है, इसी सीलिया से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीलिया पे और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सीलिया आपने देखा होगा, स्टीरियोसीलिया वगैरह वगैरह, आपने कई सारे अगर ईयर का स्ट्रक्चर एनाटॉमी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा। वैसे सीलिया है तो यहाँ पे और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इसके ऊपर होते हैं। और ये किस लिए होते हैं? ये किस लिए होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए होते हैं? क्योंकि ये जब मूव करते हैं, ठीक है, ये आपको मान के चलिए ये पर्टिकुलर सेल्स जो है वो यहाँ पे फिम्ब्रिया पे प्रेजेंट है। तो फिम्ब्रिया पे जब प्रेजेंट है तो क्या करेगा? फिम्ब्रिया का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में भी प्रेजेंट होगा। हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये जब फिम्ब्रिया जब इस पे स्वीपिंग मूवमेंट करता है ना, ओवरी के ऊपर जब स्वीपिंग, मान के चलिए ओवरी है तो ओवरी के ऊपर जब स्वीपिंग मूवमेंट करता है तो आपको इस अंदर में जो हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होगा, इसको हम कहेंगे फ्लूइड करंट। एक फ्लूइड करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे फ्लूइड मूवमेंट होगा, फ्लूइड करंट प्रोड्यूस होगा, इसके वजह से भी एक तरह का यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी करंट के वजह से आपको क्या होगा? ओवम मूव करेंगे और इस फिम्ब्रिया के अंदर जाकर होल्ड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या होंगे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन को क्या करते हैं? ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेंगे? आपको यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपको कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल लेयर, यानी इंटरनल ये एपिथेलियल जो लेयर है आपको इस लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे ये क्या है? ये इंटरनल लेयर। उसके बाद जो मस्कुलर लेयर है, वो मस्कुलर लेयर क्यों है, किस लिए है, इसकी जरूरत क्या है, वो हम देखते हैं। हमारे जो मस्कुलर लेयर है वहां पे नर्व एंडिंग जो आती है, वहां पे नर्व कनेक्शंस होते हैं, और जब ब्रेन से आपको वो इंफॉर्मेशन आता है तो ये क्या होता है? ये मस्कुलर लेयर अब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा। तो इस मस्कुलर लेयर के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के वजह से ही ये हमारे फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी मस्कुलर लेयर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मस्कुलर लेयर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सीरस लेयर। सीरोसा लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीजें होती है, और सीरस लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो आउटर मोस्ट लेयर होता है। नाउ ये जो तीनों लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये तीनों लेयर आपको ये पूरे इन्फेंटिबुलम में प्रेजेंट हो, आई मीन पूरे इन्फेंटिबुलम, इस्थमस और फिम्ब्रिया में भी प्रेजेंट होता है। सो पूरा ओविडक्ट में ये तीनों लेयर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, राइट। चलिए, तो ये था कुछ सेगमेंट। इस फिम्ब्रिया, ये फिम्ब्रिया क्या करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये आपको स्वीपिंग मूवमेंट करेगा, ओवम को ये अट्रैक्ट करके, ये कैच करके, होल्ड करके ये ले जाएगा। इसके बाद इसके अंदर ये मूव करेंगे, और ये एम्पुलर रीजन में आकर, एम्पुलर और इसके जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, वहीं पे आकर ये फर्टिलाइजेशन होंगे, ठीक है। वहीं पे आकर क्या होंगे? फर्टिलाइजेशन होंगे। जब यहाँ पे आकर ये फर्टिलाइजेशन होंगे तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये मूवमेंट होना होगा। जब मूवमेंट होना होगा तो ये मस्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होगा, और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसके अंदर होगा। जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा यहाँ पे, तो ओवम एक जगह से नेक्स्ट जगह पे मूव करेगा, और ये पहुंच जाएगा आपके यूटेराइन कैविटी में, ठीक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर पार्ट कंफ्यूज नहीं किया है और क्लियरली समझ में
आ गया है। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रक्चर आपको पूछा था कि इसका जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो पोर होते हैं, इसका जो ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और ऑप्शन दिया था, आई मीन क्लू दिया था कि ओ से शुरू होता है और एम से खत्म होता है, बीच में 4 लेटर होंगे। ठीक है, कुछ लोग ने आंसर तुरंत दे दिया था लेकिन बाकी लोग नहीं दिए थे, तो इसीलिए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, आंसर होगा ऑस्टियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा ऑस्टियम। ठीक है, लेखिका बता दी थी और कई सारे लोग भी बताए थे, तो ये आंसर होगा ऑस्टियम। नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। अच्छा, यूट्रस को हम कहते क्या है, यूट्रस को हम देखेंगे, है ना, यूट्रस को हम देखेंगे। यूट्रस थोड़ा सा उसका मतलब क्या कहें, उसका थोड़ा सा देखते हैं, उसका लेंथ क्या होता है, विड्थ क्या होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, क्योंकि यूट्रस के बारे में हमने कल ही बता दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका हम लेंथ विड्थ सब देख लेते हैं। राइट, ओके, यूट्रस। तो उसके बाद हम देखते हैं यूट्रस। डायग्राम मिटाने का मन नहीं करता, इतना अच्छा डायग्राम बनता है ना, मन ही नहीं करता है मिटाने का, बट क्या करें, मिटाना तो पड़ेगा, एक ही बोर्ड है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यूट्रस के बारे में हल्का सा देख लेते हैं कि क्या होता है। यूट्रस को हम वूम्ब भी कह सकते हैं, वूम्ब। ठीक है, वूम्ब भी कह सकते हैं, यस, हिस्ट्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, वूम्ब कह सकते हैं, हिस्ट्रा कह सकते हैं, और भी कई सारे इसके नाम है। ठीक है, हिस्ट्रा, मित्रा, वूम्ब, यूट्रस, ठीक है, कई सारे इसके नाम है। हाँ, तो ये यूट्रस कहाँ होता है, ये पेल्विक कैविटी में, सबको पता है कि होता है। ये ऐसे इन्वर्टेड पियर शेप, पियर पता होगा, पियर आपने देखा होगा, है ना, पियर कुछ इस तरह से होते हैं। किस तरह से होते हैं भाई, इस तरह से होते हैं पियर, है, पियर का कुछ शेप इस तरह से होता है, पियर, ये इस तरह से पियर होता है ना, पियर। तो ये इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ये आपका यूट्रस, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है ये यूट्रस। तो पहला लिख दे, कौन सा शेप, इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपको हाँ, ये यहीं पे डेवलपमेंट ऑफ फीटस यहीं पे होता है, डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस हियर इन दिस पर्टिकुलर रीजन यूट्रस का। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका लेंथ क्या है। तो इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ होता है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका विड्थ क्या होता है, इसका विड्थ होता है 5 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होता है इसका। ठीक है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इसको हम कहते हैं। लंबाई, लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है, एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं कह सकते, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट। चलिए, उसके बाद हमने बाकी सब चीजें हमने देख ही लिया था, इसके क्या क्या लेयर्स होते हैं वो सब हमने देख लिया था। ऑल राइट, ओके, और इसका पीएच हमने देख ही लिया था, अल्कलाइन पीएच होता है। लेकिन पीएच होता क्या है, कितना अमाउंट ऑफ पीएच होता है, ये आपका आज का होमवर्क है, आज का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका पीएच, एग्जैक्ट पीएच क्या होता है। ठीक है, अल्कलाइन तो हमने बताया, लेकिन पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमें बताइएगा कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है। अच्छा, अल्कलाइन, प्रगति, अल्कलाइन का मतलब होता है 7 से ज्यादा, है ना, पीएच 7 से कम नहीं, 7 से कम एसिडिक हो जाता है। राइट, ऑल राइट, एनीवेज आप लोग मुझे बताइएगा, आज क्लास एंड होने के बाद बताइए, एंड होने से पहले या कल मुझे बता दीजिएगा इसका पीएच क्या होता है। उसके बाद पीएच तो हो गया। ये आपको यूट्रस होता है, वो जब नॉर्मल यूट्रस होता है, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल एक यही इसका लेंथ साइज वगैरह होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होना होता है तो यूट्रस अपना साइज जो है एनलार्ज कर देता है, अपने ओरिजिनल साइज से ये कई गुना ज्यादा ये अपना साइज जो बढ़ा लेता है। और आप लोगों को पता है, उसी वजह से जो है वो जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है, प्रेग्नेंट फीमेल का जो एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी है, वो एनलार्ज होता है बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ दिस यूट्रस। ठीक है, क्योंकि फीटस को कैरी करना है और इसीलिए। और यहाँ के जो वॉल्स होते हैं ना, इसके जो एंडोमेट्रियल वॉल्स होते हैं, मायोमेट्रियम होता है और बाकी सारा, ये
न्यूट्रिएंट रिच होता है। न्यूट्रिएंट रिच का मतलब है कि यहाँ पे ब्लड वेजल्स होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और वो ब्लड वेजल्स क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो भी आपको कई सारे सेक्रीशंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फैटी एसिड्स भी होता है, यहाँ पे फैट्स होता है, फैटी एसिड्स होता है, लिपिड्स यानी लिपिड्स होता है यहाँ पे, और वो कभी कभी आपको शुगर की कमी को भी पूरा कर देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होकर, ग्लूकोनियोजेनेसिस होकर। तो ये कंप्लीटली एक ऐसा पैक होता है, एक ऐसा सेट होता है जो कि बच्चे के नरिशमेंट के लिए, फीटस के नरिशमेंट के लिए आप पूरा जी जान लगा देता है। यही है वो रीजन जहां पे प्लेसेंटा बनता है। यूट्रस का जो यूट्राइन वॉल है वही रीजन है जब प्लेसेंटा बनता है। तो ये कंप्लीटली डेडिकेटेड रहता है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अन्यथा ये क्या रहता है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू ये आपको अपना कंटिन्यूसली क्या करता है, रिलीज होता रहता है, ब्रेक होता रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त ये ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी हम लोग देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन के वक्त ये सब चीजें देखेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त भी ये देखेंगे। तो दिस इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, दीज आर द स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूट्रस, ठीक है। बाकी सब चीजें हम ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुके हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग और कुछ देख लेते हैं, लाइक मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग मेमोरी ग्लैंड को भी खत्म कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैमेटोजेनेसिस से शुरू कर सके, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, ऑलराइट। तो मेमोरी ग्लैंड से शुरू करेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड हम कहते किसको हैं, किसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं? तो मेमोरी ग्लैंड यानी हम ब्रेस्ट से इसको इंडिकेट करते हैं, ब्रेस्ट को, ठीक है, ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट जो है मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है ब्रेस्ट। लेकिन वो ब्रेस्ट जो है एनलार्ज ब्रेस्ट फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द मिल्क सेक्रेशन एंड मिल्क प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द एक्सेस डेपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज यानी फैट टिश्यूज, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड हम फीमेल्स का मेमोरी यहाँ पे ब्रेस्ट बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स और कैसे मिल्क प्रोडक्शन होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो आउटर लेयर है ये आपका स्किन है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज के लेयर्स हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे जो चेस्ट बोन होंगे, ये चेस्ट बोन से हर एक चीज कनेक्ट रहता है, ठीक है, चेस्ट बोन से कनेक्टेड रहता है। ऑल राइट, इसके बाद आपके इसके लेयर्स के नीचे भी ये फैटी लेयर्स होते हैं, लिपिड जो आपको होंगे वो यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो फैट डिपोजिशन यहाँ पे भी होता है। ऑल राइट, इसके बाद ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो इसको हम कहेंगे फर्स्ट पोर्शन निप्पल, इसको हम क्या कहेंगे, निप्पल। और निप्पल के चारों तरफ आपको क्या होंगे, निप्पल के चारों तरफ ब्लैक कलर का पिगमेंटेड लेयर होगा, ठीक है, पिगमेंटेड लेयर होगा। और इस पिगमेंटेड लेयर, हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, इस पिगमेंटेड लेयर को हम क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, हम ब्लू से बनाते हैं ताकि आप लोगों को पिगमेंटेड लेयर क्लियरली दिख जाए, ठीक है। फैट डेपोजिशन, उसके बाद यहाँ पे भी फैट डेपोजिशन, ठीक है, फैट डेपोजिशन। उसके बाद ये जो रीजन है ये क्या है, ये डार्क रीजन है, और फिर आते हैं आपको निप्पल, आते हैं निप्पल, और फिर ये डार्क रीजन। तो ये जो डार्क रीजन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डार्क रीजन दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एरियोला। एरियोला पिगमेंटेड लेयर है, ये क्या है, पिगमेंटेड लेयर है, इसको हम कहेंगे एरियोला, ठीक है। इसका हम बताएंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद ये जो
आपको बल्ज रीजन दिख रहा है, इसको हम कहेंगे निप्पल, इसको हम कहेंगे निप्पल। क्लियर? निप्पल कहेंगे। उसके बाद ओके 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 उसके बाद हम ये पर्टिकुलर लेयर है, ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्रेस्ट का ये स्किन लेयर है, ठीक है, फोर स्किन है। ये क्या है, ये फैट ग्लोब्यूल्स है, फैट बॉडी है ना, फैट बॉडी। उसके बाद ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे यहीं से आपको क्या होता है, मिल्क इंजेक्शन होते हैं। दिस इज द रीजन दैट मिल्क इंजेक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ से कई सारे डक्ट्स जाते हैं, लेकिन डक्ट से पहले हम बना देते हैं इस ब्रेस्ट में कई सारे यहाँ पे लोब्यूल होते हैं, कई सारे लोब्यूल होते हैं। जैसे कई, ये एक लोब्यूल है, उसके बाद दूसरा एक लोब्यूल है, तीसरा एक लोब्यूल है, चौथा एक लोब्यूल है, ऐसे कई सारे मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं। और इस लोब्यूल्स के बीच में भी फैट्स और या कनेक्टिव टिश्यूज, फैट्स हम ज्यादा क्लियरली हम कहें तो कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे डिपॉजिट रहते हैं और ये लोब्यूल्स को सेपरेट करते हैं। क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? इस लोब्यूल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसको कनेक्टिव टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज सेपरेट करते हैं। ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यू। और बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि चारों तरफ फैट्स से भरा रहता है ये, ठीक है, फैट्स। इसी की वजह से ये पूरा जो थिकनेस है, और ये फैट्स बहुत जरूरी भी है। क्यों फैट्स जरूरी है? फैट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर फैट्स नहीं रहेगा तो एक्सटर्नल ट्रॉमा के वजह से ये रप्चर भी हो सकता है, कई सारे इसमें इंटरनल पार्ट्स में डैमेज भी हो सकता है। तो बाहर से आने वाले एक्सटर्नल प्रेशर से इसको क्या करता है? बचाता है। ये बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है, इसीलिए कुछ भी इसको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए फैट इसको इस प्रॉब्लम से बचाता है। और इस डक्ट से, इस जो आपकी लोब्यूल है, सॉरी, इस लोब्यूल से आपको क्या निकलते हैं? इस लोब्यूल से निकलते हैं आपके, हम ब्रेड से बनाते हैं एक डक्ट, लोब्यूल से निकलता है एक डक्ट, ठीक है। हर लोब्यूल से कुछ कुछ डक्ट्स निकलते हैं, हर लोब्यूल से डक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। हर लोब्यूल से क्या करते हैं? डक्ट्स निकलते हैं। और ये जो डक्ट्स हैं, इस डक्ट्स में भी कई सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं। डक्ट्स में भी क्या होते हैं? कई सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं। हम सिर्फ एक बना रहे हैं, ठीक है, सब बनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। कई सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं और इस ब्रांचेस में आपको क्या होते हैं? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अंगूर का गुच्छा जैसा ऐसा प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहेंगे एल्वियोलाई, योर एल्वियोलार सैक, ठीक है, एल्वियोलार सैक। ठीक है, अंगूर का गुच्छा यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो डक्ट है ये कंटिन्यू होगा, आगे की तरफ जाएगा और ये सारे डक्ट क्या करेंगे? ये जो डक्ट है, आपको कई सारे डक्ट एक दूसरे के साथ मिलेंगे। मान के चलिए यहाँ पे एक डक्ट आया, और भी कुछ एक डक्ट, यहाँ से भी एक और डक्ट आया, फिर एक और डक्ट यहाँ से आया, तो ये सारे डक्ट्स क्या होंगे? एक दूसरे से ये ज्वाइन होंगे, ठीक है, एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, ज्वाइन होकर आपको ज्वाइन भी होंगे और ये अलग भी आएंगे और फिर एक बल्ज यहाँ पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटा सा बल्ज बनाएंगे, ऐसे एक पतला सा आया और फिर यहाँ पे बल्ज बनाया। ये क्या है? ये एम्पुला है। ये क्या है? ये आपका एम्पुला रीजन। मतलब हम इसको यहाँ पे और अच्छे से बताते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लेयर आया, ठीक है, यहाँ से एक लेयर आया, फिर यहाँ से एक लेयर आया, यहाँ से एक लेयर आया, यहाँ से एक लेयर आया। ये सारे लेयर क्या हुए? यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है, ये एक बनाए। फिर ये कई सारे ऐसे लेयर्स यहाँ पे भी आए, ठीक है, और जुड़कर क्या बनाए? एक और बनाए, ठीक है। कई सारे लेयर्स यहाँ से भी आए और ये सब जुड़कर एक लेयर बनाए और फिर ये बनाया एम्पुला, फिर ये बनाया एम्पुला, फिर ये बनाया एम्पुला और फिर एम्पुला से बनाया लैक्टिफेरस डक्ट। ये क्या है? ये बने लैक्टिफेरस डक्ट और फिर यहाँ से ओपनिंग है इसका और ये इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होंगे? इसके बाद होंगे लैक्टिफेरस डक्ट। इसके बाद क्या होंगे? लैक्टिफेरस डक्ट और फिर यहां से ये इजेक्शन हो जाएगा, ओपन होगा और इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
ऑल राइट, तो इसको हम लेबल कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। पहला ये क्या है, ये है फैट, है ना, ये है फैट। और ये क्या है, ये है लोब, ठीक है। और ये क्या है, कौन सा डक्ट है, मुझे बताइए तो जरा, आप डक्ट का नाम बताइए, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। कम ऑन, डक्ट का नाम बताइए। मेमोरी डक्ट, वेरी नाइस, मेमोरी डक्ट, ठीक है। इसका नाम बताइए, कम ऑन, कोई एक बता दे, हम लिख देंगे। एम्पुला, वेरी नाइस। इसका नाम क्या है, ये जो लास्ट, इसका नाम क्या है, कम ऑन, यस, लैक्टिफेरस डक्ट, वेरी गुड, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे अभी खत्म नहीं होता है स्टोरी, स्टोरी में अभी बाकी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एल्वियोलाई रोका हुआ, ये है एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक, ठीक है। नाउ अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता कैसे, हमने तो एनाटॉमी देख लिया, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन कैसा होता है, यहाँ पे हिस्टोलॉजी हमने देखा मेमोरी ग्लैंड का, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन क्या है। तो ये आपके जो यहाँ पे एरियोल, यहाँ पे जो एल्वियोलाई है, वहां पे जो सेल्स होते हैं, दो हार्मोन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हार्मोन का नाम लिखते हैं। पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन अलग अलग रीजन से रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन प्रोलैक्टिन, ये रिलीज होता है कहां से, हमने आपको बताया है, ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, क्लियर है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हमारा लेक्चर अटेंड आप लोगों ने किया होगा। ये क्या है, ट्यूबस साइनेरियम, ये क्या है, मीडियन एमिनेंस, ये क्या है, पिट्यूटरी स्टॉक, ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर, या फिर हम इसको और ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ये है पिट्यूटरी स्टॉक, मीडियन एमिनेंस, ये क्या है, ट्यूबस साइनेरियम या मैमिलरी बॉडी, ठीक, एंड दिस इज द मिड ब्रेन, आई मीन थैलेमस है, ठीक है। और ये है आपका ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम। तो ये पर्टिकुलर क्या है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम है, यहां से ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहां से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, और यहां से ऑक्सीटोसिन। सिर्फ दो हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा एडीएच या वैसोप्रेसिन, और बाकी सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से ही प्रोड्यूस होते हैं। ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर, ठीक है, वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर से रिलीज होता है, और किसके मदद से, तो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस होते हैं, उसके इन्फ्लुएंस के वजह से कुछ न्यूक्लियस होते हैं आपको यहाँ पे, और इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के वजह से यहाँ से प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और ये जो रिलीज होगा यहाँ पे, ये हॉर्मोन्स के वजह से रिलीज होगा, यानी ये न्यूरोनल लेयर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोनल लेयर है और ये वैस्कुलर लेयर है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, और बिकॉज ये न्यूरोनल लेयर है, न्यूरोनल रीजन है, इसको हम कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे नर्व एंडिंग आएगा और यहाँ से कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, और वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन यहाँ से बाहर निकल आएंगे, तो ऑक्सीटोसिन यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये कहाँ आएंगे, ये ऑक्सीटोसिन आएंगे इस एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास जो सेल्स होते हैं, मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक एल्वियोलाई बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक एल्वियोलाई, यहाँ पे हमने एल्वियोलाई बनाया, एक एल्वियोलाई यहाँ पे बनाया। इस एल्वियोलाई के पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो किस लिए होता है, उसका एपिथेलियल सेल का जो कनेक्शन है वो इस न्यूक्लियस और इस हार्मोन से कनेक्टेड है। तो यानी यहां से जो हार्मोन रिलीज होगा वो आएगा इस एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स के ऊपर आएगा, और यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के ऊपर आते ही क्या होंगे, ये एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपको मिल्क जो है वो मिल्क सेक्रेशन यहाँ पे होगा,
तो ये जब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से वो मूव करेगा और फिर ये एम्पुला में स्टोर होगा, ठीक है। और फिर जब दो कंडीशन ऐसे होते हैं जबकि मिल्क इजेक्शन होता है, प्रोलैक्टिन के वजह से मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क जो है प्रोड्यूस कराएंगे, मिल्क यहाँ पे प्रोडक्शन होंगे। मिल्क जो है वो कहां से रिलीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन का होना जरूरी है, ऑक्सीटोसिन आकर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तब जाके यहां से मिल्क इजेक्शन होगा। तो मिल्क इजेक्शन होने के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन ये कि बच्चे का एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपको एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन और एक होता है साइकोलॉजिकल कंडीशन। पहला चीज ये है कि ये जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर पार्चुरेशन होता है। पहली चीज, पार्चुरेशन के बाद होता है मिल्क का प्रोडक्शन, पहला चीज। दूसरा चीज, मिल्क का प्रोडक्शन पार्चुरेशन के बाद होगा, लेकिन कब कब होगा? पहला, जब बच्चा का जो माउथ है, ठीक है, बच्चा का जो माउथ है, जो लिप है, या जो लिप आपको इस निप्पल को जब टच करेगा, निप्पल को जब टच करेगा, तो इस निप्पल के पास जो एरियोला रीजन, हमने क्यों इसको बताया, एरियोला रीजन के पास सेबेशियस ग्लैंड होता है, एरियोला रीजन के पास आपको नर्व एंडिंग्स होते हैं। ये क्या डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली इस हार्मोन से कनेक्टेड होता है, इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। जब भी आपको बच्चे का वो लिप इस एरियोला और निप्पल को टच करता है, यहाँ से स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, स्टिमुलस गिर देता है और इंपल्स जनरेशन होता है, और ये इंपल्स ट्रैवल करेगा ब्रेन में, और वहां से क्या आएंगे, वहां से ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे, यानी यहाँ पे इजेक्शन अब होना है। तो जैसे बच्चा टच किया, इजेक्शन हुआ, यानी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि जब बच्चा रोना लगता है, ठीक है, बच्चा जब रोता है तो माँ, आपको हमने ऑलरेडी ये बताया होगा कि बच्चा जब रोता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, और जब बच्चा का रोना माँ के कानों के अंदर घुसता है, जब जाता है, तो वो कान से वो स्टिमुलस इंपल्स के रूप ले लेता है और वो ट्रैवल करता है ब्रेन तक। वो कहाँ ट्रैवल करता है? ब्रेन तक ट्रैवल करता है, फिर वहां से ऑक्सीटोसिन का रिलीज यहाँ पे शुरू होता है और ये मिल्क इंजेक्शन होता है। यानी दो कंडीशन, एक बच्चा रोएगा, दूसरा बच्चे का जो है वो लिप टच होगा इस निप्पल या एरियोला में, तब किसी किसी वजह से क्या होता है, ओवर मिल्क इंजेक्शन होता है। यानी बच्चा जो है वो रोते देख के ही आपको बच्चा के रोने के वजह से ही मिल्क सेक्रेशन शुरू हो जाता है, और इतना ज्यादा मिल्क सेक्रेशन होता है कि यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता है, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रहता है, और यहाँ से इस निप्पल के इस ओपनिंग से आपको क्या होता है, मिल्क जो है वो रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है और ये डॉक्टर जो है इसको ट्रीट भी करते हैं, इसके कई सारे ट्रीटमेंट भी हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बच्चा का लिप टच नहीं होगा, लेकिन उसके रोना का आवाज सुनकर यहाँ से मिल्क इंजेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर मेमोरी। ऑलराइट, इसीलिए कहा जाता है कि मां का दूध बच्चे को बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पहले 6 महीने तक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, 6 महीने तक मां का दूध ही पिलाएं। क्यों कहा जाता है? एक टर्म यहाँ पे है कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम इसी को कहते हैं। यानी फर्स्ट जब पार्चुरेशन के बाद जो कुछ दिनों तक जो मिल्क सेक्रेशन होता है, उस मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, इस मिल्क को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसका एक और नाम है फोर मिल्क, हम इसको फोर मिल्क भी कहते हैं, फोर मिल्क। लेकिन कोलेस्ट्रॉम का टर्म ही यूज होता है, कई सारे क्वेश्चन पे कोलेस्ट्रॉम ही पूछा जाता है।
तो कोलेस्ट्रॉम यानी पार्चुरेशन के बाद कुछ दिनों तक मिल्क जो रिलीज होगा उसको हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉम। और ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये एक तरह का संजीवनी बूटी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे जो इन्फेंट्स जो बर्थ लेते हैं वो इन्फेंट्स के बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं रहता है, बोन मैरो भी डेवलप नहीं होता है, डेवलप धीरे धीरे होते हैं। इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। बाकी आंखों का डेवलपमेंट, कान का डेवलपमेंट, ठीक है, विजुअल डेवलपमेंट, ऑडिटरी डेवलपमेंट और बाकी सारा बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो पहले 1 साल के अंदर ही पूरा होता है। करीब 7 से 8-9 महीने लगते हैं बच्चे को क्लियरली सब कुछ देखने में, नहीं तो उसके पहले बच्चे को जो रिसेप्टर होते थिग्मो रिसेप्टर यानी टच रिसेप्टर वो ज्यादा होता है ना। तो बच्चा जो क्या करता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले थोड़ी ना आंखें खोल देता है, आंखें खोलता भी है तो उसको दिखाई नहीं देता है, पहले तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, उसके बाद ब्लर दिखाई देगा, उसके बाद धीरे 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 करके उसको विजुअल क्लैरिटी आएगी। जब आंखों में पूरा अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा सारे सेल्स का, तब बच्चे को क्लैरिटी आ जाएगा, बच्चा क्लियरली देख पाएगा। तो उसको लगते हैं 8 से 9 महीने और मिनिमम 6 से 7 मंथ्स उसको लगेगा ही लगेगा। इसीलिए उसके पहले पूरा हमारा बच्चा जो है हाथ पैर इसको ऐसे ऐसे करता है, बाल बाल खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि उसको उस वक्त वो टच रिसेप्टर उसमें एक्टिव रहते हैं और देखने का शक्ति उसमें नहीं रहता है, बच्चे में देखने का क्षमता नहीं रहता पहले 6 से 9 मंथ्स के बीच। तो क्या करेगा वो, उसके जो थिग्मो रिसेप्टर्स हैं, उसके जो टच रिसेप्टर है वो टच रिसेप्टर से ही वो टच करके फील करेगा, ठीक है, क्योंकि माँ को ज्यादा टाइम तक फील करता है, इसीलिए माँ से कनेक्टेड रहता है, उसको लगता है कि हाँ ये जो टच है अच्छा टच है, मतलब ये एक सेटिस्फैक्शन देता है, ये मेरी है, ये अपना है, ठीक है, क्योंकि माँ के पास हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, माँ को सबसे ज्यादा टच करता है, इसीलिए माँ से ही अटैच होते ही वो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको आंखों से तो दिख नहीं रहा है, वो क्या है टच से ही काम कर रहा है। ये आप लोग नोट करिएगा इस चीज को, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब और इसमें इस कोलेस्ट्रॉम के बारे में अगर बताएं तो कोलेस्ट्रॉम में पहले तो एंटीबॉडीज होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो डेवलप नहीं रहता है, इसीलिए इस कोलेस्ट्रॉम जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें विटामिन सी होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, है ना। और हम एक और होमवर्क आपको देखते हैं, जाइए बुक तलाश कीजिए, बुक को ढूंढिए, इधर उधर करिए बुक में, क्योंकि आप लोग क्लास खत्म होते ही बुक तो ओपन करना नहीं है, तो होमवर्क के रूप में अगर देंगे तभी आप लोग बुक को इधर उधर पलटोगे तो आंसर आपको मिलेगा, तो कभी कुछ तो पढ़ लोगे। कौन सा एंटीबॉडी है? इम्यूनोग्लोबुलिन हम बता रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन हम यहाँ पे लिखते हैं, कई सारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, उसके सिर्फ सिंपली नाम लिखेंगे। डिजीज हम डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, सारा इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम हम डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, उसके बाद क्या होते हैं, कई सारे होते हैं, राइट, अल्फा गामा, आईजीजी, आईजीई, आईजी डी, ठीक है, सही है, आईजीजी, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा, एनीवेज। तो इसमें जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन हमने दिया है, चलिए ये 4 ऑप्शन हम आपको देते हैं। इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इस कौन से ऑप्शन में ये इम्यूनोग्लोबुलिन 4 ऑप्शन दिए, ये 4 इम्यूनोग्लोबुलिन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो इस कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है, बच्चे के कंटिन्यूसली मिलता रहता है? ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन, अच्छा सुरभिकांत ने कहा ऑप्शन, ओके सही है, बिल्कुल सही है, हाँ लेखिका बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन अगर चूज किया है तो कहेंगे कि ना छोड़ दीजिए, आप क्या करिए, काम करिए, फिर से बुक को उठाइए और पढ़िए। अगर ऑप्शन बी चूज किया है तो शायद कहेंगे कि अच्छा वेट करिए, आपको रिजल्ट पता चलेगा। ऑप्शन सी चूज किया तो कहेंगे कि बिल्कुल भी चली जाइए, साइड में जाइए, जाकर आराम से टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए। आईजी सो जाइए, पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, आईजीए इज द राइट आंसर। अगर ये जो चूज किया है वो कहेंगे हाँ आप और मन लगाकर पढ़िए, ठीक, और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपने सही दिया है और ये सही हमेशा बरकरार रहे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि हमारे बच्चे के कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है। ऑल राइट, उसके बाद बच्चे के कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या होता है? विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन को कहते हैं कैसीन प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है? कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसीन का स्पेलिंग देखिए गड़बड़ा गए,
कैसीन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का मिल्क प्रोटीन है जो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसी कैसीन को ब्रेक करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और उसका नाम है रेनिन। और वो रेनिन RENIN नहीं है, वो रेनिन है RENNIN। ये रेनिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं प्रोरेनिन। और उस प्रोरेनिन को एक एंजाइम होता है जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और रेनिन में कन्वर्ट करता है, और यही रेनिन जो है कैसीन को ब्रेक करने में मदद करता है, और ये रेनिन जो है स्टमक में ब्रेक होता है। ठीक है, स्टमक में ये कैसीन ब्रेक होता है। ठीक है, और दूसरा जो सिंगल एन का रेनिन है वो रास में आएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको आएगा, लंग्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उस सिस्टम में आपको उस रेनिन के बारे में पढ़िएगा। वो रेनिन क्या करता है, वो रेनिन जाता है ब्लड में, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो रेनिन का वो फंक्शन होता है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम जो है मेंटेन रहता है बॉडी में, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमारे बॉडी में वॉल्यूम जो है मेंटेन रहता है, और सब कुछ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भी मेंटेन रहता है। तो वो सिंगल एन वाला है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये रेनिन स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, RENNIN है। ठीक है, चलिए, तो ये रेनिन है। उसके बाद कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जो हमने बताया, कैसीन, प्रोटीन, लैक्टोज, बहुत सारी चीज प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ऑल राइट। इसीलिए कहा जाता है कि मदर्स को ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में, क्योंकि मदर जो खाएंगी और मिल्क के थ्रू वही चीजें बेबी में भी जाएगा। तो इसीलिए मदर में कई सारी चीजें होता है कि, अच्छा एक और चीज होता है कि बेबी, मदर से बेबी में क्या ट्रांसफर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब प्लेसेंटा बन जाता है तो उसके थ्रू कई सारे वायरस, कई सारे बैक्टीरिया भी क्रॉस कर जाते हैं, कई सारे हार्मफुल पैथोजेंस भी क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से माँ को जो डिजीज होता है वो बेबी को भी हो जाता है। तो दैट वी विल स्टडी इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये एनाटॉमी और ये फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का क्लास, आपको ये हिस्टोलॉजी का क्लास, ये हमने जो बताया यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब का, ओवरी का, मेमरी ग्लैंड का, ये सारा आपको क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ ये सेशन को वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे।